आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। प्राइम डिबेट में आज बहुत अहम इशू पर हम बात करेंगे। दिल्ली में फजाई आलूदगी लगातार बढ़ती जा रही है, खतरनाक सतह तक यह आलूदगी बढ़ रही है। हालांकि आज से ऑड इवन फॉर्मूले का निफाज हो गया है, लेकिन फिर भी आवाम को एक तरह से राहत नहीं मिल रही है। इसी अहम इशू पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले दिल्ली से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रुकने पार्लियामेंट हंसराज हंस के दफ्तर के बाहर गोली चलने की खबर आ रही है। आपको बताते चलें कि नामालूम अफराद ने यह गोलियां चलाई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रुकने पार्लियामेंट हंसराज हंस के दफ्तर के बाहर गोली चली है। 2 गोलियां हवा में चलाई गई हैं। नामालूम अफराद ने गोलियां चलाई हैं। एक गोली हंसराज हंस के दफ्तर के दरवाजे पर लगी है, जबकि 2 गोलियां हवा में दागी गई हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। आपको बताते चलें कि हंसराज हंस मारूफ गुलूकार भी हैं। तो बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हंसराज हंस के दफ्तर के बाहर गोलियां चली है। नामालूम अफराद ने गोलियां चलाई हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने गोलियां चलाई हैं। बल्कि जराए से यह भी खबर आ रही है। और चलिए इस पर और जानकारी लेने के लिए से दिल्ली का रुख करेंगे। नुमाइंदे अनिल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ अब तक जानकारी मिल पाई है? खबर यह भी आ रही है कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं उनके बारे में सीसीटीवी फुटेज से कुछ जानकारियां अब तक हाथ लगी हैं। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से ये मामला आता है काफ़ी संवेदनशील है और कहा जा सकता है काफ़ी संगीन है। तो ऐसे में जो दिल्ली पुलिस की जो टीम पहुंची थी मौके पर, वो तमाम ऐसे सीसीटीवी फुटेज हो या फिर कुछ और सबूत, वो तमाम उन्होंने जुटाया है और एक दूसरे से उन चीज़ों को लिंक करके जोड़ा जा रहा है कि आखिर वो संदिग्ध थे, वो कौन थे, उसकी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें जो भी हिरासत लिया जाए या फिर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन मामला यह उठता है कि आखिर एक जब सांसद जो पहली बार गायकी से आकर के अब राजनीति में उन्होंने अपना किस्मत आजमाया और पहली बार जीत कर आए, उत्तर जो पश्चिम क्षेत्र है खासकर लोकसभा का, उससे वो जीत कर आए। तो ऐसे में उन पर हमला काफी कई सवालिया निशान खड़ा करता है। ऐसे में दूसरी तरफ देखना होगा कि आखिर ये गोली चलाने का मकसद क्या होगा संदिग्ध का। इसे तमाम ऐसी चीजें तभी खुलकर सामने आएगी जब संदिग्ध जो है वो हिरासत में होगा। लेकिन ये वही है। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि जिस वक्त नामालूम लोगों ने गोलियां चलाई, जिस वक्त यह हमला किया गया, क्या हंसराज हंस अपने दफ्तर में उस वक्त मौजूद थे? जी, जो मेरी बात हुई है उसमें कहा गया है कि वो वहां पे थे, लेकिन इसमें यह है कि यह आखिर इसके पीछे के कारणों को देखना होगा। वो जो बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि गोली चलाने के बाद अज्ञात हमलावर थे, उन्होंने यह कहा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। वो उन्होंने 2 राउंड फायर किया, हवा में फायर किया, एक उनके दरवाजे पर किया, यानी 3 राउंड फायर हुआ है। तो ऐसे में उन्होंने फायरिंग के दौरान भी उन्होंने कहा है, आवाज उन्होंने चीखते हुए कहा है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो इस तरह जो एक मैसेज है, खासकर हमें यह देखना होगा, पीछे में जाना होगा। जब अनुच्छेद 370 हटाने की बात हुई थी जम्मू कश्मीर से, उसका उन्होंने समर्थन किया था और कहा था कि तुम मोदी है तो मुमकिन है। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को भी नाम बदलने की बात कही थी और कहा था कि मोदी के नाम पर कुछ होना चाहिए। तो इन तमाम चीजों को लिंक करते हुए भी देखा जाना चाहिए कि क्या कुछ आखिर क्या है। लेकिन फिर भी ये जरूर कहा जा सकता है कि इस तरह का हमला जो हुआ एक सांसद पर, एक जनप्रतिनिधि पर हुआ हमला है, जो कहीं ना कहीं कई सवाल। हंसराज हंस की तरफ से इस हमले पर कोई अब तक बयान आया है? व्यवस्था कुछ हंसराज हंस जी ने कुछ इस पर बयान दिया है इस हमले पर? जी नहीं, अभी हम जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन वो भी काफी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, खासकर पुलिस व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा कर्मियों को लेकर के, जितने भी जो भी चीजें रिक्वायरमेंट होती है वो दे रहे हैं। अब हमें थोड़ा अभी इंतजार करना होगा जब उनके तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है या बयान आता है। जी बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, इस मामले पर फिर हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, क्योंकि दिल्ली से ही खबर जुड़ी हुई है, जाहिर सी बात है कि दिल्ली में फजाई आलूदगी खतरनाक सतह तक बढ़ चुकी है और इस बीच में ये गोलियां चल रही हैं। जाहिर सी बात है, ये बहुत तशवीश की बात है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर को आखिर दिल्ली की किसकी नजर लग गई है। लेकिन आज का जो इशू है ये बहुत अहम है, क्योंकि
इंसानों से जुड़ा हुआ एक इशू है। दिल्ली के आवाम शदीद परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जिस तरह से जो आबोहवा दिल्ली की है वो आलूदा हो चुकी है, बल्कि कहा यह जा रहा है, जो माहिरीन कह रहे हैं कि दिल्ली की आबोहवा खतरनाक सतह तक एक तरह से पहुंच चुकी है। हालांकि आज से ही दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का भी निफाज हुआ है और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से शाम में बयान भी आया है कि पहले के मुकाबले में आज थोड़ा सा हालात बेहतर हुए हैं। यानी बेहतर हुए लेकिन ठीक नहीं हुए हैं। इन हालात को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा अभी यह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर दिल्ली में हर साल या बार बार इस तरह के हालात आखिर क्यों बनते हैं? इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इसके लिए दिल्ली के लोग, आम लोग जिम्मेदार हैं या फिर दिल्ली की सरकार या वहां की जो सरकारें हैं वो जिम्मेदार हैं, इंतजामिया जिम्मेदार है? आखिर इसके लिए जिम्मेदार किसे गर्दाना जाए, यह अहम सवाल है। और आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के हालात बार बार दिल्ली में क्यों बनते हैं, या यह कहा जाए कि सरकारें संजीदा कोशिश नहीं करती हैं और ठोस कदम सरकारों की तरफ से नहीं उठाए जाते हैं, जिसका नतीजा यह है कि बार बार दिल्ली वालों को जहरीली हवा का सामना करना पड़ता है। आज इसी पर हम बात करेंगे प्राइम डिबेट में। कुछ बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ भी करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर निम्मी रस्तोगी साहिबा, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की, और इसके अलावा मैं बताता चलूं कि आप इसके अलावा पेशे से डॉक्टर भी हैं। निम्मी रस्तोगी जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा ओम रायजादा साहब माहौलियात के माहिर हैं, एनवायरमेंट एक्सपर्ट हैं। ओम रायजादा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और इनके अलावा एक और खास मेहमान ताहिरा हसन साहिबा, सामाजिक कारकुन है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ताहिरा हसन साहिबा, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले ओम रायजादा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, दिल्ली के हालात रोज बरोज एक तरह से बिगड़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि एनवायरमेंट के आप एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं। आपकी राय अगर मैं सबसे पहले समझना चाहूं कि किन दुश्वारियों का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ रहा है आजकल? टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जो फिजाई आलूदगी पर इन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। और दूसरा जो आपने सवाल किया उसका जवाब मैं यूं दूंगा कि इसके लिए सरकारें हों या हम खुद लोग हों, हम जिम्मेवार हैं उसके लिए। जो दिल्ली वालों को या और आसपास, मैं तो ग्रेटर नोएडा से आया हूं, तो ग्रेटर नोएडा का भी जो लेवल है पोल्यूशन का वो दिल्ली से कम नहीं है। चाहे वो गाजियाबाद ले लीजिए आप या गुड़गांव ले लीजिए, नोएडा ले लीजिए, उसका जो स्तर है पोल्यूशन का वो दिल्ली से कोई भी कम नहीं है। जितना भी एनसीआर है वो इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और इसके लिए जिम्मेवार जो हैं वो हम सभी लोग हैं, हम वो सब लोग हैं जो इसको फैला रहे हैं या जिन्होंने ये पैदा किया है। बिल्कुल। मैं डॉक्टर निम्मी रस्तोगी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आज आपकी जिम्मेदारियां एक तरह से बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर भी हैं और इसके अलावा वहां की सरकार से भी जुड़ी हुई हैं किसी ना किसी तरह से। जिस तरह से ओम रायजादा साहब ने कहा कि इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। अगर अवाम जिम्मेदार है तो कहीं ना कहीं सरकार और इंतजामिया भी जिम्मेदार है। हम देखते हैं कि बार बार इस तरह के हालात होते हैं। आखिर सरकार इस तरह के हालात से निमट क्यों नहीं पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि दिल्ली सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो डिनायल में नहीं है। यानी कि हम पूरी तरह से इस सिचुएशन की गंभीरता को, इस मसले की गंभीरता को समझते हैं और बहुत महीनों से हम इसी परसूट में, इसी कोशिश में लगे हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन दिल्ली एक लैंडलॉक्ड शहर है। 2 करोड़ लोगों से ज्यादा की यहाँ आबादी है, 1 करोड़ से ज्यादा यहाँ व्हीकल्स हैं। एक बहुत ही मसरूफ शहर है, एक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट शहर है। तो इसमें इसका जो पोल्यूशन है उसका फैक्टर्स इंटरनल है, यानी दिल्ली वाले खुद पोल्यूशन जनरेट करते हैं, और एक्सटर्नल है क्योंकि ये लैंडलॉक्ड है। तो इसमें बाकी शहरों से, बाकी राज्यों से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, और ये सब एग्रीकल्चर स्टेट्स हैं, तो इनका पोल्यूशन अक्रॉस द बॉर्डर ये हमारे यहाँ पर्कुलेट करता है, ट्रैवल करता है, और एक तरह की बोल बन जाती है और उसके अंदर जो विजिबल पोल्यूशन आपको नजर आता है।
साथ साथ कुछ क्लाइमेट भी ऐसी होती है, कुछ महीने ऐसे होते हैं जब ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल्स नजर आते हैं। बट इस साल तो अक्टूबर के एंड में ये पोल्यूशन बिल्कुल सब हदों को पार कर चुका है। इनफैक्ट 10 अक्टूबर तक दिल्ली का मौसम और दिल्ली की फिजा बहुत खूबसूरत थी, वहां की स्काई भी अच्छी थी और पोल्यूशन लेवल बिलो 200 चल रहा था। तो हम लोग खुश थे। 25% पोल्यूशन पिछले साल के मुकाबले कम था, लेकिन जैसे ही दिवाली आई और फिर फसलों का जलना शुरू हुआ और वो 3% 4% कहते हैं, बट वो 50 से 60% धुआं जो हमारे ऊपर उड़ल रहा है अभी भी, उसकी वजह से दिल्ली की फिजा खराब हो रही है। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इवन आज से हमने स्टार्ट किया है हर छोटे बड़े और फ्यूचरिस्टिक मेजर्स को। यानी इसके लिए दिल्ली सरकार अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानती है डॉक्टर निम्मी? जरूर मानती है, जरूर मानती है। मैंने शुरू में कहा कि हम लोग डिनायल में नहीं है, हमारे ही अपने लोग पोल्यूशन जनरेट करते हैं, जिसको रेगुलेट करने के लिए एडवाइजरी जारी की जाती है, स्मॉल एंड बिग मेजर्स जारी किए जाते हैं। पर इतने बड़े शहर में पूरी तरह से परफेक्ट एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट को हम लोग नहीं बना पाए हैं। वो हमारी सरकार की एक तरह से कमी है। लेकिन आप हमारी मजबूरियां समझिए, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका एक जनरल परसेप्शन के अलावा उसका जो सोल्यूशन होता है या उसके फैक्टर्स को एनालाइज करना जरूरी है। अब ये पोल्यूशन कहां से आ रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। ये मत कहिएगा कि मैं ब्लेम कर रही हूं, बट मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली साइंटिफिकली नहीं, आप नहीं कर रहे, लेकिन आपकी सरकार जरूर ब्लेम कर रही है। वो हरियाणा और पंजाब पर लगातार सवाल उठाती है। के जलने से आ रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार जो पंजाब और हरियाणा पर सवाल उठाती है। अगर यही हरियाणा में वोट अच्छे मिल गए होते तो ये हरियाणा वालों को ब्लेम नहीं किया जाता। वैसे मैं पॉलिटिकल उससे नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं ये बात इसको यहां दोहरा रहा हूं। ओम जी, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे लगता ही नहीं कि इस तरह के साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड से आप आए हैं। जो पोल्यूशन है वो एक एक्चुअल पॉसिबिलिटी है। फसलें जल रही है, नासा की पिक्चर है, हर स्टडी ये कह रही है फसलें जल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि फसलें जलने की वजह से ये आ रहा है और एक भी फसल आज के बाद नहीं जलनी चाहिए। तो किस तरह का वैलिडेशन है आपका ये? ठीक है। इस बीच मेरे साथ दो और बहुत खास मेहमान जुड़ गए। शिवम त्यागी लीडर हैं बीजेपी के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। और इनके अलावा अमरजीत हनी जी कीर्ति किसान यूनियन पंजाब से हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमरजीत हनी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। शिवम त्यागी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं शिवम आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि अभी डॉक्टर निम्मी बहुत तफसील से बता रही थी कि एक दिल्ली में हालात जरूर खराब हैं, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इन हालात से निपटा जाए और जल्द से जल्द आवाम को राहत मिले, दिल्ली वालों को राहत मिले। जी बिल्कुल, कोशिश तो 100% कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कोशिश कर क्या रही है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कोशिश कर रहे हैं उस जगह पर जहां पर इनको ब्रांडिंग करनी है। प्लीज अंडरस्टैंड, रोडवेज फ्री किया आपने क्या किया? उस टिकट पर छाप दिया केजरीवाल। वेल दैट्स फाइन। आप मास्क पहना रहे हैं, आप ऑड इवन चला रहे हैं, ऑड इवन, जिससे दिल्ली में जो कारों से पोल्यूशन होता है वो है 0.84%। और उसमें भी कौन कौन सी गाड़ियां एग्जेम्प्ट हैं? पुलिस की गाड़ियां एग्जेम्प्ट है, टैक्सी एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा केजरीवाल जी के कॉन्वॉय, मैं तो कहता हूं आप अपने न्यूज 18 के किसी रिपोर्टर को भेजिएगा कि उनका कॉन्वॉय भी ऑड इवन फॉलो कर रहा है कि नहीं। 1000% श्योर नहीं कर रहा होगा। आप कैसी बातें करते हैं? 0.84% जो जहां से पोल्यूशन आपका आ रहा है, आप उस चीज पर रोक लगा रहे हैं। उसके 113 करोड़ इन्होंने बजट अप्रूव किया है उसको ब्रांड करने के लिए। आर यू रियली सीरियस? आई मीन, आप सही में एनवायरमेंट की बात कर रहे हो? और इसके अलावा आप कहते हैं किसानों की पराली। आई अंडरस्टैंड, हरियाणा सरकार ने वहां पर 2200 करोड़ की मशीनें खरीद के दी। मैं कहता हूं सरकार को और भी काम करने की जरूरत है, बिकॉज इसका एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं, स्टॉप ब्लेमिंग किसान। अगर आप किसान को ब्लेम करेंगे तो प्लीज अपने गेहूं एक काम करें, अपनी छतों पर उगाना शुरू कर दें, अपना बनाएं, अपना खाएं, सब ठीक है। किसान को बेहतर सॉल्यूशन सरकार देने की कोशिश कर रही है, आगे भी करेगी। मोर इंपॉर्टेंटली सरकार। और लेकिन शिवम ये तो हर बार का है। शिवम, जाहिर सी बात है कि तमाम सरकारें सॉल्यूशन ही तो ढूंढ रही हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन निकाला कैसे जाए, इसका हल आखिर निकाला कैसे जाए। आपने कहा कि किसानों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, आपने कहा कि सरकार को ब्लेम नहीं करना चाहिए, तो फिर अब ब्लेम किसे करेंगे? मैं तो, आप अगर ब्लेम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं तो कहता हूं बिल्कुल कीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि
पिछले 2 दिन में हरियाणा में फसल जो मतलब आप पराली जलाने के जो इंसिडेंट्स हैं वो बहुत ही कम हो गए हैं। सरकार उस पर संजीदगी के साथ काम कर रही है। पहली बार शायद आपने किसी सरकार से ये सुना भी होगा कि किसानों को मशीनें दी गई हैं और वो इस पर काम कर रहा है और काम करने की जरूरत है। लेकिन इंपॉर्टेंटली आप दिल्ली जैसे शहर में और मेरे बराबर में डॉक्टर साहब बैठी हैं निमी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब आपने उनके शब्दों पर अगर गौर किया हो कि दिल्ली बहुत बड़ा स्टेट है, आप हमारी परेशानियां समझिए। मैडम शुक्र मानिए दिल्ली है, अगर उत्तर प्रदेश होता तो आप तो कहते कि नहीं हमें तो लखनऊ से नोएडा आने में ही 3 दिन लग जाते हैं। आप पूरे दुनिया में पूरे देश में चुनाव लड़े हैं। अरविंद केजरीवाल 4.5 साल तक पूरे पॉलिटिकल टूरिज्म ही तो करते रहे। ठीक है डॉक्टर निमी जवाब दे रहे हैं। से पहले ठीक है शिवम जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर निमी जो बात शिवम कह रहे हैं कि सरकार संजीदा नहीं है, सीरियस नहीं है, सरकार सिर्फ उन चीजों पर काम कर रही है जहां उसकी ब्रांडिंग हो रही है। पोल्यूशन कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन राजनीति यहां शुरू से शुरू हो गई है। मैं एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव सवाल पूछना चाहूंगी कि पहले आप लोग कहते हैं कि आप अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक करिए तभी दिल्ली में पोल्यूशन कम होगा, और अब आप ये कहते हैं कि ऑड इवन करने से, जबकि आधे व्हीकल्स को यानी कि 15 लाख व्हीकल को हमने हटा लिया, अब आप कहते हैं कि सिर्फ 0.7% पोल्यूशन कम हो रहा है, राइट। तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि स्टेट ट्रांसपोर्ट ठीक करने से पोल्यूशन कम हो जाएगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पोल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लीज डिसाइड कि आप क्या कहना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि पोल्यूशन एक मल्टी प्रोंग्ड प्रॉब्लम है, उसके लिए आप किसानों के लिए आप कुछ कर रहे हैं, तो आप 27 लाख किसानों के लिए आप 63,000 मशीनें देख के सोच रहे हैं कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। तो हम वेरी सॉरी टू से ऐसा नहीं होगा, उनको पता ही नहीं है उसको कैसे यूज करना है। और उधर से पंजाब गवर्नमेंट है जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास वो पैसे ही नहीं है इनको मशीनें देने के लिए। तो सरकारों के पास कोई प्लान नहीं है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। वहां से क्या प्लान आ रहा है, आप ही के अंडर वो सरकार है, तो हम जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म विजन है क्या अगले साल भी हमें इसी तरह से दिल्ली वालों को भुगतना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश की हवा आती नहीं है ना दिल्ली में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश उल्टी हवा पूर्वाई। देखिए सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है, मैडम यहाँ पर कहते हैं कि हमें बहस करनी चाहिए, इंटरस्टेट एक कोएलिशन बनाना चाहिए। इसके लिए केजरीवाल ने कितनी बार अप्रोच किया सेंटर को, या कितनी बार किसी दूसरे स्टेट से बात करने की कोशिश की? आप न्यूज चैनल पर चाहते हैं कि यहाँ इंटरस्टेट एक बातचीत हो, आपको उसके लिए जाना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा। दिल्ली वासियों ने आपको इसलिए वोट नहीं दिया कि आप न्यूज चैनल पर बैठकर कहें कि हमें बात करनी चाहिए। साहब आपके चीफ एंड मोर इंपॉर्टेंटली अब कहते हैं कि हमने ऑड इवन लागू किया। सी आई हैव नो ग्रजेस, मैं सिंपल सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जिससे सिर्फ 0.84% कम होने वाला है और आप जनता को इतनी भारी परेशानी में डाल रहे हैं। मेरे पास 2 गाड़ियां नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा दिल्ली, आप मुझे बताइए। और दूसरी चीज इन्होंने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी टू से 10,000 बसेस आपको देना था दिल्ली को, पता है आपने कितना दिया? जस्ट 2,500। और कहते हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा रहे हैं। नहीं, यू जस्ट सेंडिंग freebies to the people and doing nothing. And more importantly, उसके बाद आप एक चीज और देखिए, आपने 4.5 साल में क्या कॉन्क्रीट किया। और ऑड इवन कर भी मैं एक और चीज कह देता हूं, क्या पिछले साल पोल्यूशन नहीं था? आपने ऑड इवन नहीं किया, आपको सिर्फ ब्रांडिंग करनी है, आपको 24 घंटे कहीं ना कहीं समवे और दी अदर होल्डिंग। मैं 30 सेकंड दे रहा हूं बस, क्योंकि अमरजीत जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं और ताहिर हसन भी वेट कर रहे हैं। जी डॉक्टर निमी जी, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं रिएक्शन के लिए। मैं कह रही हूं कि दिसंबर 2018 जनवरी 2018 में एक प्लान आया था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। उससे पहले GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान आया था। फर्स्ट एवर उसकी जो मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस और बीजेपी रूल्ड राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और मिनिस्टर्स एब्सेंट थे। उसके बाद 3 या 4 ऐसी मीटिंग्स हो चुकी हैं जिसमें हमारे ऑनरेबल एनवायरनमेंट मिनिस्टर वहां से उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया है। तो जिस सीरियसनेस से दिल्ली अप्रोच कर रही है इस लॉन्ग टर्म पोल्यूशन कंट्रोल प्रॉब्लम को, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इशू ऐसा है कि सबको मिलकर आना होगा। इसमें सबको सीरियस होने की जरूरत है, इसमें सबको सीरियस होने की जरूरत है। जितने भी राज्यों की सरकारें, चाहे यूपी की हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सबको सीरियस होने की जरूरत है। मैं अमरजीत हनी जी आपके पास आना चाहूंगा। अमरजीत जी, जब बात की जाती है पॉल्यूशन की और प्रदूषण की, दिल्ली में खासतौर से बात होती है, तो सीधा सीधा यहां की सरकार कहती है कि हरियाणा इसके लिए जिम्मेदार है और पंजाब की सरकार जिम्मेदार है। यहां के किसान खासतौर से इसके लिए जिम्मेदार हैं। सर पहला तो ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਜਿੱਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਆ
ਉਹ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਸਾਡਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੱਲੋ ਬੱਲੀ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ सरकार ने इस पराली के मसले पे कोई ठोस हल कढ़िया? अमरजीत जी, क्या थोड़ा सा हिंदी मिक्स करके बोल सकते हैं क्या? टमाटर बाउंस बिल्कुल बिल्कुल अमरजीत जी, सॉरी, क्या थोड़ा सा हिंदी मिक्स करके बोल सकते हैं क्या हमारे ऑडियंस के लिए? सरकार से कम 200 रुपया। शुक्रिया शुक्रिया जी जी जी, कंटिन्यू कीजिए। चलो मैं कोशिश करता हूं। जी जी, बहुत बहुत अच्छा। हम सरकार से हम 200 रुपया क्विंटल पर बाउंस मंगा था, क्योंकि जो हमारा खर्चा वो ज्यादा पड़ता, इसलिए सरकार 200 रुपये के हिसाब से सानू सहायता दे दे कि असी उसका कोई ना कोई प्रबंध निकाल सके। पर ना सेंटर सरकार ना पंजाब सरकार इस पासे कोई सरकार निगाह नहीं मार रही। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि मशीनें दबा दी, ऐसी ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, जीरो ग्राउंड पर कुछ नहीं। आज हिंदुस्तान के पूरा किसान जो देश का पेट पालता है, आज अपने हाथों से अपने बच्चों की अपनी जीवन लीला खत्म करता है। हमारा कसूर यह है कि हमने देश नाज के भंडार में सबसे ज्यादा योगदान पाया, इसलिए हमारे से सजा दी जा रही है। कोई सरकार कोई पार्टी अपनो अपनी राजनीति का दिया। दिल्ली वाले है जो ये दिल्ली वाले तो बोलते हैं कि पंजाब का प्रदूषण हमारे दिल्ली आके वातावरण खराता। पंजाब वाले इनके जो आगू आ वो बोलते हैं कि पंजाब की किसानी की हालत, पहले इन मैडम को पूछ लेना कि तुम्हारी पंजाब वाली पार्टी से राय कर लेना कि दिल्ली के साथ है कि पंजाब के किसानों के साथ। जाहिर सी बात है, किसान की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं, कि आखिर किसान की परेशानियां क्या, उसकी मजबूरी क्या, ये कोई सुनने वाला नहीं। ताहिरा हसन साहिबा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ताहिरा जी, आपने जो पॉलिटिकल बयान था उसे भी सुन लिया और एक किसान की आवाज भी सुन ली। पंजाब से अमरजीत जी आते हैं, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है और आखिर में किसानों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि किसाने अपनी पराली जला रहे हैं, किसाने जो है अपनी फसलों का जो बचा हुआ होता है उसे जलाते हैं, जिसकी वजह से हालात खराब होते हैं। लेकिन एक किसान को आपने सुना कि उन्होंने कहा कि सरकारें दावे करती लेकिन उनके साथ कुछ किया नहीं जाता है, मजबूरी उनकी भी है कहीं ना कहीं। ताहिरा जी। नहीं, बिल्कुल जी, मैंने पहले ही कहा था, जब निम्मी जी बोल रही थी मैंने ऑब्जेक्ट किया था कि मुझे बहुत खराब लगा जब उन्होंने कहा कि ये पराली जली है, जला रहा है किसान, इसकी वजह से दिल्ली इतना बड़ा और इतना अच्छा कर दिया है, उसमें ये सब प्रदूषण हो रहा है। मैं कहना चाहती हूँ बैकबोन है किसान, पराली जला रहा है, पराली में कौन सा ऐसे केमिकल है? आप जो इंडस्ट्री से केमिकल निकल रहा है उसको तो आप रोक नहीं पा रहे हैं। जमीन से पानी आपका ये इंडस्ट्रियलिस्ट खींच रहा है, उसको आप रोक नहीं पा रहे हैं। पे आप कोई चाप चढ़ा नहीं पा रहे हैं, आप रोक दीजिए गाड़ियों को ना, बसेस की सर्विसेज कीजिए। आप किसान को क्यों पराली जलाने के लिए कह रहे हैं? क्या किसान की पराली जलाने से ही मैडम आप हाथ उठा रही है, आप किसान के ऊपर उंगली उठा रही है निम्मी जी, और ये गलत बात है। ये देश किसान प्रधान देश है, आपको इतना भी पढ़ के समझ के आना चाहिए। आप किसान पे इस तरह से उंगली नहीं उठा सकती है। नहीं मैम, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज किसान। किसान आत्महत्या कर रहा है, उसका मोल नहीं मिल रहा, उसको खाद और पेस्टिसाइड सब में केमिकल है। आप उसके लिए शांति से आप बोल रही थी तो बस प्रॉब्लम एड्रेस आप भी सुनने की ताकत रखिए, प्रॉब्लम का आप भी ताकत रखिए, उसको बताना ही पड़ेगा। आप बड़े आराम से एक लाइन में किसान को कह के निकल गई, हमने किस तरह से इंटरप्रिटेशन कर रही है, किसान बैठा है और आप बता रहे आपने सारी पराली पे छोड़ दी थी। मैं कहती हूँ आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात कीजिए। आप जी आप हम करते हैं, हम सोलर एनर्जी जो ओनली स्टेट जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी निकाली है, आप दिखा दीजिए कि स्टेट ने निकाली नहीं किया, आपने जिक्र ही नहीं किया। उससे आप ट्रेन भी चलाई जा सकती है, बिजली भी पैदा की जा सकती है सोलर से, आपने उसकी बात नहीं की। आपने सारा टुकड़ा उठा के हमारे किसान पे तोड़ दिया। I would like to come in here. जी बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर निम्मी इसका जवाब देंगे। ताहिरा की किसानों की समस्या बिल्कुल जेन्युइन है, किसान हमारे शहर में हमारे राज्यों में भी है, उनके लिए लास्ट सोल्यूशन होनी चाहिए। ठीक है ताहिरा, जब सुनिए डॉक्टर निम्मी जवाब दे रही हैं।
कुछ प्लान होना चाहिए, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और उनको असिस्टेंस, सब्सिडी सब मिलनी चाहिए। लेकिन निम्मी जी, सवाल उस वक्त उठता है नहीं कर सकते कि हर साल यही प्रॉब्लम होती है, यही इशू हर साल होता है डॉक्टर निम्मी, साथ देना पड़ेगा, हर साल यही इशू होता है। क्या सरकारें कुछ सीखती नहीं है? नहीं धो सकती, वो नहीं धो डॉक्टर निम्मी, सकती। मेरा सवाल यह है, क्या सरकार इससे कुछ सीखती नहीं है? सरकार क्या उसके लिए कोई कॉन्क्रीट कोई कदम नहीं उठा रही है? क्योंकि बार बार हर साल यही इशू आता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछिए। हाँ, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में पोल्यूशन 3 दिन से बहुत बुरा हाल है। हमारे उत्तर प्रदेश, लखनऊ का हाल खराब है। हाँ, जाहिर है उन्हें भी क्रिटिसाइज किया जाएगा, वो भी कुछ जी। नहीं और कर यहाँ पा रहे, इंडस्ट्रियल कंट्रोल पोल्यूशन नहीं की कर बात पा आती रहे। है तो दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें से 1547 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ग्रीन फ्यूल में कन्वर्ट हो गए हैं। आउट ऑफ 1500 एंड मतलब ऑलमोस्ट 95% इंडस्ट्रियल यूनिट्स कन्वर्ट हो चुकी हैं। ये आज की बात नहीं है, 2018 और 2019 के फर्स्ट हाफ में ये हो Construction चुका आपके यहाँ है। बराबर चल रहा है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन फ्लाउटिंग द नॉर्म्स। इनफैक्ट 8 से 10 करोड़ तो हम लोगों ने चालान की राशि इकट्ठी की है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी स्ट्रिक्टली उन जगहों के चालान हो रहे हैं जहां पे इंडस्ट्रियल रूल्स या फ्यूल वायलेशन हो रहा है। ठीक है। शिवम, मैं ओम रायजादा जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं शिवम आपके पास आ रहा हूं। ओम रायजादा जी, क्योंकि जब जब इस तरह का इशू होता है, मैंने इससे पहले भी कहा था कि पूरा ठीकरा जो होता है वो किसानों पर एक तरह से फोड़ दिया जाता है कि वो अपनी पराली जलाते हैं, अपनी फसलों को जलाते हैं और उसके बाद इस तरह के हालात बनते हैं। क्या वाकई में सच्चाई यही है, या जो ताहिरा जी कह रही थी कि इंडस्ट्री भी एक बड़ा इशू है, हमारा ट्रैफिक भी एक बड़ा इशू है? इसके मूल में जो है वो बातें छिपी हैं, वो बहुत सी ऐसी बातें छिपी हैं जिन्हें कोई बयान नहीं करना चाहता है। इसके मूल में छुपा है जनसंख्या नियंत्रण, इसके मूल में छुपा है बाजारवाद। हम ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाने लगे। अब इसका विरोध अगर करेंगे तो लोग कहेंगे कि हमारी प्रगति रुक जाएगी। सबसे बड़ी चीज है कि इस पूरी दुनिया को, ये हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, इस पूरी दुनिया को ऐसा बाजार बना दिया गया। उसी बाजार के चलते कल कारखाने खोले गए, उसी बाजार के चलते जो है वो बसें चल रही हैं, उसी बाजार के चलते ट्रक चल रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज है जिसपे रोक लगाई जानी चाहिए। ये तो यहां ये डिबेट जो है ना पॉलिटिकल डिबेट में कन्वर्ट हो जाती है। मैं ये कहूंगा, देखिए मोदी जी का, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं मोदी जी का इतना धन्यवाद करूंगा, उन्होंने लाल किले के प्राचीर से पॉलिथीन रोकने के लिए काम किया। लेकिन दिल्ली में कुछ नहीं कर पा रहे, दिल्ली में बार बार ये समस्या आ रही है और दिल्ली में मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रायजादा जी, नहीं, एक सुनिए, उन्होंने, अब सब लोग इसके पीछे पड़ गए। मैं दिल्ली में भी देखता हूं, उत्तर प्रदेश में भी देख रहा हूं कि पॉलीथीन और प्लेटें और दूसरी चीजें, चम्मच वगैरह लगभग समाप्त हो चुके हैं और लोगों के अंदर इतनी जागरूकता आई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर पॉलिटिकल विश है, चाहे वो आप में हो, चाहे वो बीजेपी में हो या कांग्रेस शासित राज्यों में हो, अगर वो चाहें तो इसको बिल्कुल कम कर सकती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं पंजाब के अमरजीत सिंह साहब से एक रिक्वेस्ट, मैं सभी किसानों की बहुत इज्जत करते हुए कहना चाहूंगा कि ये चीजें रुकने वाली नहीं है। जो ये मुआवजा मांग रहे हैं, ये चीजें, आज इसका मुआवजा, कल उसका मुआवजा, परसों उसका मुआवजा, अगर किसान चाहे तो इसको थोड़ा सा समझ के इस पे रोक लगा सकता है। पहले भी कर रहे थे, मैं बचपन में देख रहा था, जितने कांच के सामान थे वो सब इसी पराली में पैक होते थे, जिसको पुआल भी कहते हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। आज गायें जो है वो बछड़े दे रही है पार्कों में। आज हमारे ग्रेटर नोएडा में गाय ने बछड़ा दिया पार्क में, किसानों ने गाय पालना बंद कर दिया, ट्रैक्टर ले लिए। तो थोड़ा बहुत तो किसानों को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा, हम लोगों को सहयोग करना पड़ेगा जो 5-5 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। केजरीवाल जी बीजेपी शासित राज्यों पर या कांग्रेस शासित राज्यों पर आरोप लगाते हैं और बीजेपी जो है वो केजरीवाल जी के पीछे पड़ जाती है। पीछे मत पड़ो, आप एक साथ बैठिए यहाँ इस डिबेट को केवल इस बात के लिए। मैंने पहले भी कहा कि ये इशू ऐसा है, ये मसला ऐसा है कि सबको साथ आना होगा, सबको साथ आना होगा, तभी बात बनेगी, तभी मसले का हल निकल सकता है। अमरजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हर एक सरकार, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, जो एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने के लिए कोई भी कदम उठाती है, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसको इंकरेज करके पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर किसानों की प्रॉब्लम है तो उसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी है और वो बिना स्टेट कोऑर्डिनेशन की नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये तो सच्चाई और सही बात है। अमरजीत जी, ताहिरा जी,
अबू हुरैरा जी एक सेकंड। जी 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 हाँ, मेरा ये कहना है कि अभी जो हमारे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट ने कहा कि ट्रैक्टर उन्होंने रख लिया है, जाहिर है जब कॉरपोरेट अब खेती में आ रहा है तो आप किसान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैल से जुताई करेगा, ट्रैक्टर रखेगा। अब छोटे छोटे किसान जो हमारे हैं वो दम तोड़ रहे हैं, मझले किसान दम तोड़ रहे हैं, जो पैसे वाला बड़ा किसान है वही आगे चल रहा है। तो ये छोटे किसान मझले किसान के बारे में आपने बैल का क्या किया? बैल को आप मार सकते नहीं है क्योंकि उसमें हत्या हो जाएगी। होना चाहिए। बैलों को क्या हो रहा है? बैल घूम रहे हैं सड़कों पे, 5-5 गाड़ियां रख रहे हैं, वो मैं एग्री विद यू। हाँ तो वो भी कहा है मैंने, मेरी बात कही है मैंने कि 5-5 गाड़ियां रख रहे। अरे थोड़ा बहुत उनको जो जानवर हमारे कृषि में यूज होते थे उन्हें थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल करिए आप। उन्हें थोड़ा, गाय और बैल जो है ना वो हमारे सड़कों पे घूम रहे हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब अमरजीत जी इसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अमरजीत जी इसका जवाब दे रहे हैं। अमरजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड मुझे ब्रेक लेना है। शिवम, ब्रेक के बाद ही मैं आपके पास आ पाऊंगा। जी अमरजीत जी। देखो सर, मैं सारे दी गल ध्यान नाल सुनी आ कि प्रदूषण फैलदा। पहले इन्हां नूं इह पुछो कि जिहड़ा रावण 30 लाख रुपए दा ला के अग लाई आ, पटाके चलाए आ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜੇ ਹਣੀ ਫਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਫਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਪੜਾਕੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਲਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਡਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਲਦ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਖੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ है इन्हें सब कुछ बर्बाद करके रखता। अच्छी आज भी चाहते हैं बिल्कुल जाहिर सी बात है कि किसानों के लिए तो सरकार को सोचना होगा, सरकार को इस मसले का हल निकालना होगा और इन किसानों के सामने भी मजबूरियां होती है, उससे भी सरकार को समझना होगा। शिवम, क्योंकि मुझे छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है, उसके बाद ही मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो आखिर मसले का हल कैसे होगा, यह मसला सॉल्व कैसे हो सकता है? हर साल हम देखते हैं कि सरकारें बहुत कोशिश करती हैं लेकिन फिर भी परेशानियां आवाम के सामने आती हैं और हर बार यह इशू होता है। इससे आखिर निजात कैसे मिलेगी, इसका खात्मा कैसे होगा, इस पर भी हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो प्राइम डिबेट में हम बात कर रहे हैं कि हर साल आखिर दिल्ली में इस तरह के हालात क्यों बनते हैं, फजाई आलूदगी का यह मसला आखिर हल क्यों नहीं हो रहा है। इस बार भी हमने देखा कि दिल्ली की जो आबो हवा है उसमें एक तरह से जहर घुला हुआ है। लोग परेशान है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ऐसे में आखिर इस परेशानी से, इस मसले से आखिर निजात कैसे मिलेगी, इसे भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शिवम, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी ने कहा कि यह इशू ऐसा है कि इस पर सबको एक साथ आना होगा और इसे जो सियासत है, जो पॉलिटिक्स है, इससे ऊपर उठकर इस इशू पर बात करनी होगी, तभी यह मसला हल हो सकता है। शिवम, मैं बिल्कुल सहमत हूं अबू जी आपकी इस बात से। इनफैक्ट मैं डॉक्टर साहब की बात से भी बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन आपको कोर पर काम करना पड़ेगा, पॉपुलिज्म से थोड़ा दूर रहकर। आप जब सीरियसली किसी इशू को एड्रेस नहीं करेंगे तो वो कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, पहली चीज, मैनिफेस्टो में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का कहना और सिर्फ 2,500 डिलीवर कर पाना पौने 5 साल तक, आपको नहीं लगता प्रॉब्लम है? आज लास्ट मोमेंट पे आपने ऑड इवन लाकर खड़ा कर दिया, आम आदमी की जिंदगी में परेशानियां पैदा नहीं। शिवम, ऑड इवन तो अभी यूपी में भी करने की बात शुरू हो गई है। यूपी में भी हालात बहुत खराब हैं। आगे देखिए, लखनऊ जैसे, कानपुर जैसे शहरों में भी ऑड इवन करना पड़ेगा। इसके बाद जी जी, अब इसके बाद देखिए, उसके बाद आप देखिए, पेड़ आप लगाएंगे नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री अपने 16-17 घंटे के शेड्यूल से निकलकर सुबह 7:30 बजे पेड़ तो अगर प्लास्टिक चुनने का काम करते हैं तो इस देश के तमाम जो विपक्षी नेता है वो जंगल काट रहे हैं आप। अरे भाई, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। और पेड़ की जहां तक बात करते हैं और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में करते हैं, उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 22 करोड़ पेड़ लगाए हैं। अभी गंगा हाईवे बना रहे हैं, हम उस पे 130 करोड़ पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। गडकरी जी, हम जो मेजर स्टेप्स है वो ले रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? गडकरी जी के महाराष्ट्र में पेड़ काटे जा रहे हैं, कई हजार पेड़ काट दिए गए एक दिन में। शिवम, देखिए, आपने कई हजार पेड़ काट दिए गए, उनका भी जिक्र कीजिए। क्या कहता हूं,
इस देश, क्योंकि इस देश के लिए मेट्रो डेवलप करना, इस देश के लिए चीजें डेवलप करना, संसाधन डेवलप करना सरकार का काम है। और अगर पेड़ काटे गए हैं तो उसकी अनुपात में पेड़ लगाए कितने गए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इंटरनेट पे अगर शायद गूगल करेंगे और देखेंगे तो इस देश में शायद ही वी आर फॉर्चुनेट कि एटलीस्ट आज एक वो सरकार है जो एनवायरमेंट पर बात करती है। नहीं तो पिछली सरकारों में किसी भी प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए आप, मुझे लगता है शायद एक वीडियो नहीं मिलेगा आपको इंटरनेट पे जो कहते हो कि अभी जरूरत है। एक चीज और कहना चाहता हूं, अभी मैं बताता हूं, जब मोदी जी गए थे विदेश, उन्होंने सबसे पहले एड्रेस करते हुए सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक के लिए कहा था, लिसन, नहीं वो बहुत अच्छा कदम है, प्लास्टिक बैन करना बहुत अच्छा कदम है। बात करना, अब कुछ करने की जरूरत है। ठीक है जी, ताहिरा जी को जवाब दे रहे हैं जी। शुभम जी शिवम त्यागी जी, देखिए डेवलपमेंट किसके लिए, एट हुज कॉस्ट, एट हुज कॉस्ट। देखिए अब हम ऐसे टाइम में आ गए हैं जहां इसको बहुत सीरियसली लेना है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं। हमारी जो यंग जनरेशन है, वो जो बच्चे छोटे छोटे पैदा हो रहे हैं, उनको भी सांस की प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें इस डेवलपमेंट को, इसको इस तरह समझना होगा कि हमें जंगल, देखिए आप एक एक पेड़ लगाएंगे वो बहुत अच्छी बात है, फिर वो बढ़ रहे हैं पेड़ की नहीं, ये भी देखना होगा। दूसरी बात, जंगल बहुत आसानी से नहीं बनते हैं, जंगल बहुत लंबा समय लगता है तब बनते। अगर जंगल काट दिए जाएंगे, हमारे फॉरेस्ट खत्म कर दिए जाएंगे, तो आप देखिए क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। पानी भी 2025 आते आते नीचे चला जाएगा। तो हमें ये समझना है कि अपने एनवायरनमेंट को हम कैसे रखें। बल्कि मैं तो कहती हूँ हिंदू धर्म में ये बहुत अच्छी बात थी कि वो एनवायरनमेंट को भी पूछते थे। मुझे लगता है शायद इसीलिए कि ये बना रहे, नीम की भी पूजा हो रही थी, पीपल की भी होती थी कि पीपल से छांव रहती है। तो अब तो वो काट दे रहे हैं पेड़ को। बताइए, पेड़ को जब काटा जाएगा इस समय जब पॉपुलेशन भी इतनी बढ़ी हुई है ना, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है आपकी, जगह जगह आप काट देंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो है इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर निमी, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर निमी जी, क्या आपको लगता है कि चैलेंज बहुत बड़ा है, ऐसे में सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने होंगे? क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो फेलियर होता है वो सामने आ जाता है। पिछले साल भी हमने ऑड इवन के फॉर्मूले पर काम किया, लेकिन इस बार देखिए हालात पहले से ज्यादा गंभीर हो गए। तो ऐसे में लगता है कि हमको इस पर और इसकी गहराई में जाने की जरूरत है, इस पर और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है कि आखिर कमियां रह कहां जाती हैं, जड़ से इसे आखिर कैसे उखाड़ फेंका जा सकता है। देखिए, जहाँ तक गवर्नेंस की बात मैं बताऊँ, मुझे एक आप सरकार दिखा दीजिए जहाँ पर एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस प्रैक्टिस होती है। यानी कि कोई समस्या है तो पहले आप उस समस्या को समझें, उसके कंपोनेंट्स को एनालाइज करें, उसकी जो उससे रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल स्टडीज हैं उसको करें और रियल टाइम अपॉर्शनमेंट स्टडी करके अपने एनवायरनमेंट में, अपने डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में उससे कुछ सबक सीखें और उसके बेस पे सोल्यूशन बनाएं। तो हमारी सरकार 2016 से ये एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस फॉलो करती है। हमारे एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स है, कंसल्टेंट्स हैं, ऑल काइंड्स ऑफ रिसर्चेस वी आर स्टडीइंग। इनफैक्ट जो दिल्ली हमें लेगेसी में मिली थी वो ऐसी दिल्ली थी जहां पे पोल्यूशन मॉनिटरिंग यूनिट्स तक नहीं थी। यानी कि कांग्रेस ने अपने 15 सालों में इतना भी नहीं किया कि कम से कम दिल्ली अपनी डेटा जनरेट करे। तो हमने स्क्रैच से शुरू किया और वो यूनिट्स लगानी शुरू करी, स्टडी हुई जो अभी भी चल रही है। बिल्कुल, अगर कोशिश की जाए तो ये मसला बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि इसे हम खत्म नहीं कर सकते हैं। उसमें से ये सबक आया कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल निमी जी, चीन हमारे सामने बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। चीन के अगर हम शेज़ेन शहर की बात करें या इसी तरह से चीन के बीजिंग की हम बात करें, जहां पर दिल्ली से बुरे हालात थे, लेकिन आज देखिए वहां पर जो पॉल्यूशन है 50% कम हो गया है जी। हमारे सामने बहुत अच्छी एग्जाम्पल है बीजिंग की। देश है और वो देश के लेवल पे काम करता है, वहां स्टेट के ऊपर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं किया जाता है। जो जिसके हाथ में वो तो करिए, हमारे हाथ में जो है, हमारे हाथ में ऑड इवन है, हम कर सकते हैं तो हम वो कर रहे हैं। उस पर हमें कम से कम सपोर्ट कीजिए। हमारे हाथ में है कि हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कम करें, हम वो कर रहे हैं, उसके लिए हमें अप्रिशिएट कीजिए। लेकिन अगर आपस में इतनी फाइट होगी तो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी चाहिए ताकि हम इस चीज को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे आधे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है। बिल्कुल शिवम, जो बात मैं बार बार कह रहा हूं वही बात निमी जी भी कई बार दोहरा चुके हैं कि ये कलेक्टिव इसमें एक प्रोसेस, एक कोशिश करनी होगी, सबको एक साथ मिलकर आना होगा।
कि हरियाणा की सरकार हो, चाहे पंजाब की हो, बिल्कुल चाहे सही कहा आपने। दिल्ली की सरकार हो, या नहीं होना ये कहा जाए कि चाहिए, केंद्र की लेकिन- सरकार, मरकज की सरकार, लेकिन सबको एक साथ आना होगा। केजरीवाल सरकार काम ही सेलेक्टिवली कर रही है। प्लीज अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जो ये सर, कर हमारी सकते भी थे बात- आर्टिफिशियल रेन से लेके इलेक्ट्रिक, मैं अमरजीत जी आ रहा हूं, थोड़ा सा कर देंगे, दोस्त उस पर हम कर रहे हैं, उसको मत बोलिए, लेकिन हमने ऑर्डिनल लगाया, उसकी तारीफ जरूर करनी पड़ेगी देखिए साहब सर, आपको। हमारी भी सुन लिया दिल्ली करो। के लोग मैं इसलिए आ रहा हूं, पोल्यूशन में है, दिल्ली के लोग इसलिए पोल्यूशन में है क्योंकि इंटेंशनली इनको दिल्ली की जनता को बताना था कि ये देखिए हरियाणा में नहीं हो रहा है कुछ, हरियाणा के किसान जला रहे हैं, पंजाब के जला रहे हैं। आपको आगे याद होगा अभी पिछले दिनों जब हॉस्पिटल्स की बात आई थी तो केजरीवाल जी ने तब भी कहा था देखिए बाहर से इतने सारे लोग आ जाते हैं तो मैं कैसे करूं। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने जो मैनिफेस्टो में कहा था उसका अगर 50% भी करा होता मैं बिल्कुल तैयार था। हमारे आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, लेकिन कर दीजिए। शिवम, अगर आप एक रोड शिवम, लेकिन सवाल ये उठा है करने के लिए शिवम उस पर रहे हैं, केजरीवाल की health फोटो और लगाने के लिए education 100 करोड़ खर्च करेंगे तो आप आर्टिफिशियल रेन नहीं ला सकते। लेकिन temporary शिवम, solution? क्या आप सेंटर की पेड़ों को जिम्मेदारी नहीं और बनती है? थोड़ा संजीदा नहीं, हमारी बिल्कुल बात का बनती रौला है। पाएगा। शिवम, मैं क्या क्या कहता हूं, मैं challenge सेंट्रल बिल्कुल गवर्नमेंट बनती की है। क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है? दिल्ली का इशू है, ये 1000% दिल्ली का इशू है। मैं क्या कहता सारे हूं, ऐसे बिल्कुल बाद में बनती है जवाब हमारी ले लेना, जिम्मेदारी, हमारे से पूछ लो। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बिल्कुल मानती है, आई अग्री, और सरकार भी इस बात को कहती है कि इस पर संजीदा होने की जरूरत है, लेकिन संजीदा होने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको जहां 2014 पैसा से सही मांगते जगह आ रहे लगाना हैं। चाहिए आप वहां लगाइए, चीजें ये तो बेहतर होंगी। 2014 से आर्टिफिशियल मांगते रेन हैं, आप हम नहीं बात लेकर मानते आए, हैं, बात प्लांटेशन मानते की हैं, आपकी किसी ने प्रॉब्लम नहीं- है, अमरजीत जी आ रहा हूं, अमरजीत जी आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन आप सीधा बैन कर दीजिए, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। मैं सबसे पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि मैं काम कर रहा हूं, ये दिखाना नहीं है। बड़े बड़े होर्डिंग से OD1 सक्सेसफुल नहीं होने वाला, जनता से पूछिए जाकर। आप जिस चीज पर पैसा लगा रहे हैं वो चैनल गलत है, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये जो निम्मी जी, मुझे लग रहा है शिवम जो जवाब आपसे सुनना चाह रहे हैं उसको जवाब मिल नहीं रहा है शिवम को। डॉक्टर निम्मी, दिल्ली सरकार की ब्रांडिंग से ऑब्वियसली हमारे- शिवम को प्रॉब्लम सारे है, वो मैं ऐसे समझ जवाब सकती बाद हूँ, में I can ले give लेना, it हमारे back से to पूछ लो। him, but इनकी नॉलेज अबाउट फॉरेस्टेशन तो काफी गड़बड़ है। दिल्ली ने 32 लाख पौधे पिछले साल लगाए हैं और 19 लाख का टारगेट इस साल रखा है, जो कि ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। सो दिल्ली इज क्लीनर, नहीं, ग्रीनर पौधे लगा रही हो दिल्ली और उत्तर प्रदेश, देन कंपेयर टू उसका कोई फर्क नहीं है। पौधे बचा कितने रही है, ये इसके बारे में सोचना ठीक है, पड़ेगा। सर, ठीक है, हमारी ठीक है, बात तो सुन ठीक है। लो। मैं सबको रोकना चाहूंगा। अमरजीत जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अमरजीत जी, ठीक है, अमरजीत जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि क्या किसानों की मजबूरी होती है जो उन्हें पराली जलानी पड़ती है, या उसका कुछ बदल भी हो सकता है, उसका कुछ हल भी हो सकता है कि वो पराली ना जलाएं, उसकी जगह पर कुछ दूसरा काम करें, या दूसरी सर, तरह से मेरी अपनी बात- जो मेरी फसल बात है काटना ना। उस पर कुछ और काम किया जाए। मैं सर सारी बताता, मेरी बात ना काटना। पहले नंबर 2014 से मोदी सरकार लगातार वादा कर रही है कि ਅਸੀਂ आ कुछ दे दिया, आ कुछ दे दिया। ठीक है, बड़े बड़े कारपोरेट घराने अरबा रुपया लेके भाग के देश छोड़ के चले गए। हिंदुस्तान के किसान के लिए इनके पास एक पैसा भी नहीं। ठीक है, जो मित्र बोल रहे हैं ना भी मोदी ऐसे करे ऐसे कहते, 1% बता दे कि हिंदुस्तान के किसानों के लिए क्या करिया। एक इन्होंने 6000 की स्कीम चलाई है, एक परिवार को 300 रुपया बनता, चाहे डेली का लगे 3 रुपये 30 पैसे बनते हैं। हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। वातावरण हमको भी पता भी कैसे प्रदूषण हो रहा। वातावरण हमने बचाना, इन्होंने नहीं बचाना, जो तुम्हारे टीवी में बैठ के बहस कर रहे हैं। बिल्कुल। एक केजरीवाल बोलता है दिल्ली में इतने दरख्त लगाते, ऑडियो लिंक कर दिया। पंजाब के किसानों की क्या हालत है? जो भाजपा वाले बोलते हैं ना, लगातार 6 साल हो गए इनकी सरकार बनी को। पहले पंजाब में श्रोमणी अकाली दल की सरकार थी, उस टाइम नहीं कराया। कोई सरकार कुछ नहीं कर रही, सिर्फ तो सिर्फ है छोसेबाजी कर रहे हैं। वातावरण बचाना पड़ेगा, हमारे को बचाना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि फसलों के दाम पूरे रेट दो, हम नहीं धान लगाएंगे। हमारा कपास का रेट 5400 रुपये है, पर पंजाब में 4500, 4600, 4000 रुपये। नहीं तो फसलों के रेट मिलेंगे तो क्या पराली नहीं जलाएंगे? अमरजीत जी, हमारा नुकसान। अमरजीत जी, फसलों के पूरे रेट मिल जाएंगे, सरकार सब कुछ कर देगी, तो क्या पराली नहीं जलाएंगे किसान? पराली के लिए तो आपको मशीनें चाहिए, उसके लिए मैं तुम्हारे साथ वादा करता, प्रॉपर वे है उसका निस्तारण का। एक मिनट, मैं तुम्हारे से वादा करता है, 1 मिनट, मैं वादा करता हमारा स्वामीनाथ की सिफारिशों के मुताबिक
7,000 रुपया कमांटल गेहूं का के चावल का रेट बनता है, 10,000 रुपया कपास का बनता है। हमारे को पूरा रेट दो, जितना हमारे परिवार का खर्चा होगा। शिवम 30 सेकंड में मैं चाह रहा हूं आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। पराली को आग नहीं लगाएंगे। शिवम अमरजीत जी को जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई 6 साल से मोदी सरकार भी है, लेकिन वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन वाकई में जो हकीकी हक है, जो किसानों की वाकई में मजबूरी है, उस पर बात नहीं होती है, उनके इश्यूज हल नहीं होते हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि यही एक सरकार है जो हल कर रही है। पराली की समस्या हमेशा से रही, लेकिन इसके अलावा कौन सी सरकार है जिसने मशीनों की बात की? इसके अलावा कितने प्राइम मिनिस्टर इस देश में हुए जो इन चीजों को लेकर संजीदा हुए? इसके अलावा सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक क्या आज परेशानी है? आज परेशानी इतनी बड़ी है कि गले तक आ गई बात, तो प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर कर रहे हैं। इससे पहले क्या एनवायरमेंट की बात नहीं होनी चाहिए थी? और दूसरी चीज, सरकार इस चीज को लेकर बेहद संजीदा है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा, मुझे प्रॉब्लम अभी डॉक्टर साहब कह रही थी कि शिवम जी को उनकी ब्रांडिंग से, मुझे आपकी ब्रांडिंग से बिल्कुल परेशानी नहीं है, लेकिन जब एक पहले आप बस फ्री करते हैं और उसके टिकट के ऊपर अगर आप केजरीवाल जी की फोटो लगाते हैं तो हाँ मुझे परेशानी है, क्योंकि टैक्स पेयर की मनी नहीं, ये तो हर सरकार करती है शिवम। नहीं सरकार, एक चीज और आगे, हर सरकारें ये करती हैं। देखिए कहीं ना कहीं तमाम सरकारें अपने फायदा उठाती जब किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इस तरह से करेंगे तो क्या चलेगा? और दूसरी चीज, ठीक है, मैं ओम राजा जी आपके पास आ रहा हूं। साइंटिफिक डेटा विच सेज ऑड इवन सक्सेसफुल है। शिवम जी, मैं चाह रहा हूं कि आप टाइम और बचा, इशू पर ही बात पॉलिटिकल ओम राजा जी, मैं आपके पास आया। ओम राजा जी, पॉलिटिकल डिस्कशन करने के बजाय सर, मैं ओम राजा जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इस इशू का हल आखिर कैसे निकलेगा, क्योंकि हालात बदतर हो गए हैं। देखिए, मैं कुछ आपको सोल्यूशन दे रहा हूं, और जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे हैं वो भी इस चीज को लेके जाएं यहां से। सबसे पहले तो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। दूसरी जगह सभी जगह का, सभी राज्य अपने यहाँ विकास करें, जिससे लोग जो हैं वो दिल्ली और दूसरे जो महानगर बनते जा रहे हैं, महानगर, उनमें जनसंख्या जो है वो कम से कम हो। जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत ज्यादा काम होना चाहिए। जनसंख्या जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही किसान जो है वो खेतीबाड़ी को, वनों को काटेगा और पेड़ों को काटेगा और वहां पर खेती करना शुरू कर देगा, अनाज उगाना शुरू कर देगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने का प्रयास ही नहीं किया जाए, उन्हें बचाने का भी प्रयास किया जाए। मैं काली रक्षक दल के साथ जुड़ा हुआ हूं। काली नदी को बचाने के लिए कई सालों से प्रयास कर रहा हूं। एक छोटी नदी है, उसमें सारे शहर अपना कूड़ा और कचरा डालते जा रहे हैं। सभी शहरों को जो वहां पर उसमें अपना कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, उनको भी इस बात का प्रयास करना होगा, घर से निकलने वाले कचरे को, हर इंडिविजुअल को इस बात का प्रयास करना होगा, किसान हो, मजदूर हो, सभी को ये प्रयास करना होगा कि हम जो है, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, मेरा एक शेर है कि हाथ मंदिर हो या मस्जिद हो, उठेंगे सबके इस दुआ में कि सर सब्ज हो दुनिया सारी। सभी लोगों को साथ लेकर चलना चलेगा, सभी लोगों को साथ। बिल्कुल। मुस्लिम समाज, मुझे कहना, मैं नेशनल टीवी पे कहना चाह रहा हूं, मुस्लिम समाज बिल्कुल तिरस्कृत किया हुआ है लोगों ने, उन्हें भी साथ लाइए, उनके दल बनाइए। कोई मुस्लिम समाज बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये इशू इस तरह का, सबको साथ लाना पड़ेगा, किसी कार्यक्रम में शामिल होता है, सबको साथ लाना होगा, जाहिर सी बात है। इस इशू से अगर निपटना है तो सबको साथ लाना होगा। मैंने डॉक्टर कि मस्जिदों में तकरीरें की जानी चाहिए कि वो इस डॉक्टर निमी जी, मैं क्योंकि अभी तक डिबेट में ज्यादातर पॉलिटिकल बातें हुई इस इशू को लेकर, हालांकि ये इशू बहुत गंभीर है, बहुत सेंसिटिव इशू है। दिल्ली वाले हमसे बेहतर समझ रहे होंगे किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मैं डॉक्टर निमी, इस्तेमाल होना चाहिए, डॉक्टर निमी जी, लेकिन अभी आपने देखा जो हम कर रहे हैं, डॉक्टर निमी, टू लेस एंड टू, मेरा एक सवाल ले लीजिए। है आपके सामने एक किसान बैठकर अपनी व्यथा कह रहा है और आप पॉलिटिकल डिबेट्स में और ब्रांडिंग में और तमाम तरह की बात, वी हैव टू टेक नोट ऑफ दैट पर्सन जिसको वाकई में प्रॉब्लम हो रही है। तो जो हमारी सरकारें कर रही हैं उनको 100 गुना अपनी स्टेप अप करके उसमें रिसोर्सेज, फंडिंग, सेपरेट मिनिस्ट्री बनाइए, जो भी करिए। वी नीड लास्टिंग सोल्यूशन एंड लास्टिंग क्योर फॉर दिस। बिल्कुल डॉक्टर निमी, क्योंकि मेरा सवाल ये कि अभी तक हमने बहुत सियासी बातें की हैं, पॉलिटिकल बातें की हैं डिबेट में, क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर भी हैं,
उस नाते से अगर हम आपकी राय जानना चाहें कि क्या कुछ हमारे नाजरीन को, जो हमारे व्यूवर्स हैं, खासतौर से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या और यूपी के जो हमारे व्यूवर्स हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ा तबका है, एक बड़ा सेक्टर है जो एयर पॉल्यूशन से एक तरह से मुतासिर है। क्या कुछ आप मशवरा देना चाहेंगे? सारे पानी भी पोल्यूटेड है। एयर क्या होता है? पानी भी पोल्यूटेड बिल्कुल है। हवा में जहर है, ये सबको पता है, जाहिर सी बात है। अब जितना अपने आप को बचा सके बचाइए, अच्छी लिविंग करिए, गुड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप पानी ज़्यादा पीजिए, हर्बल चीज़ें, प्राणायाम, हर वो चीज़ जो आपके शरीर में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है वो आप करिए। एंड प्लीज़ प्लीज़ स्टे इंडोर इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल। सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्योरीफायर, तो जितना भी संभव हो सके। और प्लीज़ सरकारों पे दबाव लगाइए, दबाव डालिए कि वो आपकी समस्या समझे और उसको सॉल्व करने के लिए, और अगली बार इलेक्शन जो है एनवायरनमेंट पे लड़िएगा। बिल्कुल। मैं ताहिरा जी, मैं शिवम आपके पास आ रहा हूं। ताहिरा जी से मैं एक सवाल और ले लेता हूं। ताहिरा जी, चीन में जो मैंने एग्जाम्पल और मिसाल अभी दी थी बीजिंग की या शेंजन, जो वहां का शहर है, जहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन था, आलूदगी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब 50% से कम रह गई है, लोगों को एक राहत मिली है। लेकिन वहां पर सख्त कदम, कानूनी सख्त कदम उठाए गए थे। आपको क्या लगता है कि दिल्ली जैसे हालात, हरियाणा, पंजाब या फिर अब यूपी में जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि आप खुद लखनऊ से आती हैं, आज लखनऊ की सोशल मीडिया पर मैंने तस्वीरें देखी कि धुंध सी थी, अंधेरा, दिन में अंधेरा सा लग रहा था। क्या आपको लगता है कि सख्त कानून इसके लिए बनाया जाए, सख्त कदम उठाए जाए इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, हाई टाइम इसको मैं कहूँगी पॉलिटिसाइज न किया जाए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके बैठ के इस पे एक प्लान बनाना होगा कि देखिए, पेड़ों को काटना, जंगलों को डिस्टर्ब करना बिल्कुल बंद कर दिया जाए। और दूसरी बात मैं कह रही हूं कि कोशिश करना है हमें कि मैक्सिमम सोलर एनर्जी का हम इस्तेमाल करें, मैक्सिमम करें। जैसे तमाम पावर प्लांट जो उनसे भी इमिशन हो रहा है, हम कोशिश करें कि हम सोलर प्लांट को कैसे आगे बढ़ाएं और इसके जरिए हम कैसे बिजली का भी उत्पादन बढ़ाएं और कैसे हम ट्रेन्स को भी चलाएं। इन सब पे हमें सोचना होगा और ये सब मिल बैठ के होगा, ये एक दिन में नहीं होगा। ये प्लान बने और उस पर काम हो, इससे पहले की चीजें बहुत आगे चली जाए। मुझे लगता है इसमें बहुत सीरियसली बैठ के ऑलरेडी चली गई है। बिल्कुल शिवम, जो बात अब ताहिरा जी ने कही, ओम रायजादा जी ने भी वही बातें कही, निम्मी जी ने भी वही बातें कही कि भाई ये इशू ऐसा है कि सबको एक साथ मिलकर आना होगा। जब सब अपने अपने तौर पर इन चीजों को देखेंगे और आखिर कैसे इसे निपटा जाए, तभी ये मसला एक तरह से हल हो सकता है। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। शिवम, अबू आप यूं समझ लीजिए कि जितनी मेरी उम्र है उतना तजुर्बा है ताहिरा जी का और रायजादा जी का, तो जाहिर है मैं इनसे बेहतर तो इन चीजों पर नहीं बोल सकता और इन्हीं लोगों को देख देख के मैं बड़ा हुआ हूं। लेकिन एक चीज जरूर कह सकता हूं, आप कहते हैं कि इस पर, पोल्यूशन पर और एनवायरनमेंट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं यही एक विषय है जिस पर इस देश में आज सबसे ज्यादा राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इस देश में इस पर राजनीति नहीं होगी, नेता नहीं जगेंगे, बातें नहीं, सिर्फ बातें होती रहेंगी। हवा में जहर है ये सबको पता है, लेकिन हम 2500 से बसेस 10,000 नहीं करेंगे। हवा में जहर है हमें पता है, लेकिन हम कंस्ट्रक्शन पर बैन नहीं लगाएंगे। हवा में जहर है हमें पता है, सिर्फ दिल्ली का इशू नहीं रह गया, मसला सिर्फ दिल्ली का नहीं है। शिवम, हवा में जहर है, लेकिन अब लखनऊ की फजा में भी जहर है, अब हरियाणा की फजा में भी जहर है, अब पंजाब की हवा में भी जहर है। अगर महफूज नहीं है, आपका गाजियाबाद में महफूज नहीं है, नोएडा और एनसीआर भी महफूज नहीं है, सिर्फ दिल्ली का इशू नहीं रह गया। शिवम कर रही है, लेकिन मैं क्या कहता हूं, अगर इंडिया का सोलर पैनल जाकर यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग पर लग रहा है तो क्या काम नहीं कर रहे? बिल्कुल हम सोलर की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल हम इलेक्ट्रिफिकेशन में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल हम पेड़ों की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक बैन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जनता को परेशान नहीं कर रहे हैं। मेरे पास एक ही गाड़ी है, आपसे मेरी बस इतनी सी आशा है कि कृपया करके, मेरे पास 10 गाड़ियां नहीं है। केजरीवाल की जिंदगी ये ऑड इवन है। ऑड डेज में वो क्या करते हैं, फटी हुई शर्ट पहन के पब्लिक में जाएंगे, राष्ट्रपति से मिलते। इवन डेज में वो आपको एक्शन शूज पहन के आपको आमतौर पर मिल जाएंगे। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, आप सूचना कर दीजिए। शिवम, प्लीज, बहुत गंभीर इशू है, आपने इसे पॉलिटिक्स से ही शुरू किया, पॉलिटिक्स से ही खत्म कर रहे हैं। या फिर मैं ये चाह रहा हूं कि आप इस चीज को
आप इस चीज को क्यों नहीं मान रहे हैं कि सबको साथ आना होगा? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तमाम सबको सियासत से ऊपर उठना होगा। ये इंसानियत से जुड़ा हुआ इशू है, ये इंसानियत से जुड़ा हुआ इशू है। अब वो एक चीज बताइए, दिवाली के बाद थोड़ा ऑडियो डाउन कर दीजिए, अमरजीत जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। केजरीवाल दिल्ली को रोता, दिल्ली वाले केजरीवाल को रोते हैं। बिल्कुल जी, इनके पास कोई जवाब नहीं। शिवम, ये धोने आवेदी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सबको पता है कि दिल्ली में दिवाली के बाद पोल्यूशन लेवल बढ़ता है। क्या आपको नहीं लगता इसकी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? अरे भाई, आप मास्क मत लोगों को दीजिए, उस पर ठप्पा लगाकर बेहतर होता। आर्टिफिशियल रेन के साथ पहले ही प्रोविजनली तैयार होते। डॉक्टर्स की लाइन है ना, ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बाद में डैमेज कंट्रोल में लगे, शुरुआत में आपने डॉक्टर निम्मी, फिर आप कहते हो हम बहुत कर रहे हैं। क्या वाकई में पहले से जो कदम उठाए जाने चाहिए थे उसकी पहले से कोशिश नहीं की गई? और हर साल, मैं बार बार कह रहा हूं कि हर साल का ये इशू बन गया है। और ये जो अगर इस बार भी नहीं जाएंगे तो अगले साल अगर ये इशू ले आते तो इस पर भी हमारा विरोध होता। ये चीजें इतनी आसान नहीं होती। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 2023 की डेडलाइन रखी गई है, बिकॉज ट्रांजिशन होता है। तो ये फ्यूचरिस्टिक, ये जो फैंसी बातें, ये जो एसिड रेन और ये सब कर रहे हैं, ये सब इतना आसान नहीं होता है। I didn't say that. My party didn't say that. Your party said it. चलिए, लेकिन टाइम पूरा हो गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सियासत से ऊपर उठकर इस इशू में सबको शामिल होना पड़ेगा। सभी अपना योगदान देंगे, सभी एक तरह से निकल कर आएंगे, एक साथ आएंगे, तभी इस मुश्किल इशू से लड़ा जा सकता है, इस मुश्किल मसले का एक तरह से हल निकाला जा सकता है। लेकिन सबको एक साथ आना होगा। बस होशियार रहने की जरूरत है कि जाहिर सी बात है कि फजा में जहर घुला हुआ है और ये इंसानियत से जुड़ा हुआ मसला है, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी, कीमती वक्त देने के लिए। ओम रायजादा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम त्यागी, अमरजीत हनी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ताहिरा हसन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।